फाइनल तक अगर आप देखोगे तो असलम के काफी सारे सुपर 10, लेकिन फाइनल में आके उसने खुद को रोका, मेक श्योर किया कि मैं गलत टाइम पे पॉइंट नहीं जाने दूंगा, खुद गया, एम्प्टी रेड करके आया। कबड्डी में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास स्किल 10% कम हो चलेगा, लेकिन आपके पास टीम में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से इस टीम का एक यूएसपी है, वो है उनका कोच। जोगिंदर इतना श्रूड और इतना मैं उसको ऐसा स्ट्रीट स्मार्ट बोलूंगा। नमस्कार, आदाब, वेरी गुड डे। कबड्डी यूनिवर्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज अपने इस स्पेशल एपिसोड पर हम बात करेंगे 3 चैंपियंस के बारे में, बंगाल वॉरियर्स, दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन। यानी कि हम आपको ले जाएंगे सीजन 7, 8 और 10 के बीच, जहां बारी बारी इन तीनों टीमों ने एक बार कब्जा किया था कबड्डी के टाइटल पर। लेकिन बीते कल के साथ हम बात करेंगे 29 अगस्त से शुरू हो रहे प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 के बारे में भी, और इन 3 टीमों को लेकर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की क्या राय है, क्या प्रेडिक्शन है, किस तरीके से सीजन 12 रहेगा। हमारे साथ इस स्पेशल एपिसोड पर हमेशा की तरह जुड़ रहे हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट, अर्जुन अवार्डी, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राजू भवसर जी और अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी गौतमी जी। तो बिना वक्त ज़ाया किए गौतमी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। बंगाल वॉरियर्स सीजन 7 कमाल का रहा था। एक यूनिक चीज़ जो रही थी गौतमी उस सीज़न के बारे में, वो ये थी कि जब भी कोई टीम प्रो कबड्डी लीग का टाइटल जीती है, एक स्टार परफॉर्मर नज़र आता है जिन्होंने उस टीम को टाइटल तक पहुंचाया। ये सीजन 7 में हमने नहीं देखा। क्या आप सहमत है इस राय से? ऐसे नहीं कह सकते कि कोई स्टार परफॉर्मर वहाँ पे नहीं था जिसने पहुंचाया मनिंदर ने, लेकिन फाइनल में पहुंचते पहुंचते मनिंदर लास्ट के कुछ लीग मैचेस में इंजर्ड हो गया और इसीलिए वो फाइनल्स खेल नहीं पाए। लेकिन फिर भी बंगाल की टीम एज अ यूनिट खेली और फिर वो मैच वो जीत गए और कप उठा ले गए। तो कबड्डी में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास स्किल 10% कम हो चलेगा, लेकिन आपके पास टीम में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिटी है कबड्डी में, आप कुछ भी कर सकते हैं। बंगाल ने सीजन 7 में प्रूव किया। बिल्कुल कमाल का सीजन रहा था। राजू सर, आप प्रो कबड्डी में बंगाल के सफ़र को कैसे देखते हैं? खास तौर से पिछले सीजन 11 में बंगाल के परफॉर्मेंस पर आपका क्या कहना है? हाँ, बंगाल वॉरियर्स का शुरू से अगर सीजन 1 से लेके सीजन 10 तक का सफर देखेंगे तो सीजन 7 वाज द हाईएस्ट पीक पॉइंट था। लेकिन बाकी सीजन्स में खास करके वो मनिंदर पे डिपेंड करते थे। कुछ सीजन्स में रण सिंह उनके साथ था, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा था। बीच में उन्होंने एक प्रताप शेट्टी करके है, उनको कोच लेके आए। उन्होंने महाराष्ट्रियन प्लेयर्स को लेके टीम बनाई थी। नितिन मदने था, विशाल माने था, नीलेश शिंदे थे, तो पूरा महाराष्ट्र का स्क्वाड खड़ा किया था। तो काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन सक्सेस सिर्फ सीजन 7 में मिली थी। लास्ट सीजन की अगर बात करते हैं तो जैसे टीम ऑक्शन में चुनी गई थी, कोच प्रशांत सुर्वे ने, अगेन महाराष्ट्रियन कोच, इतना सेटिस्फाइड मैं नहीं था और फाइनल एंड रिजल्ट भी वही मिला। कुछ खास मतलब परफॉर्मेंस नहीं दिखा पिछले सीजन में, क्वालिफाई नहीं हो पाए और मतलब जो सीजन 7 से लेके लग रहा था कि एक बार उनको कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, अब वो चढ़ता जाएगा, वो दिखाई नहीं दिया। मैं इसमें दोषी मानूंगा कोच को, जिसके हाथ में कमान होती है टीम चुनने की। उन्होंने बहुत बारीकी से हर एक प्लेयर को टीम कॉम्बिनेशन कैसे होगा इससे चुनना चाहिए। वो शायद गलती प्रशांत सुर्वे से हो गई और टीम उभर ही नहीं पाई वो पूरे सीजन में, सीजन 11 में। नए सीजन की शुरुआत होनी है गौतमी 29 अगस्त से। इस सीजन के लिए जुटाई गई बंगाल वॉरियर्स के टीम को लेकर आपकी समीक्षा? हाँ, इस सीजन में तो फर्स्ट मेजर चेंज है कि कोच बदले गए हैं। सर्विसेज से नवीन कुमार कोच हैं और
वो यही नहीं, कोच के साथ में एफबीएफ कार्ड ये करके उन्होंने एक डिफेंस बड़ा नाम टीम में रखा है, नीतीश कुमार। और दूसरी बात, लास्ट सीजन का सबसे सक्सेसफुल रेडर जिसे कह सकते हैं देवांग को टीम में लाके रेडिंग भी अटैकिंग बनाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है ये दो बड़े नाम एक डिफेंस में और एक ऑफेंस में लाके टीम को इनके खड़ा करने की कोशिश इस बार बंगाल ने। विश्वास जो लास्ट ईयर परफॉर्म उन्होंने किया था बंगाल के रिटर्न करके रेडिंग को देवांग के सपोर्ट को विश्वास को रिटेन कर लिया गया है। टीम जब खड़ी की है तो ये मुद्दे टीम ने इस बार ध्यान में रखे हैं। राजू सर, बंगाल आइडियल स्टार्टिंग 7 अगर मैं पूछूं आपसे, आपके हिसाब से क्या हो सकती है? और एक फॉलोअप सवाल ये भी, कोच के बारे में उनकी बहुत चर्चा हो रही है, तो कोच कॉर्नर में 2 शब्द अगर आप बंगाल वॉरियर्स के कोच पर भी कहे हमारे लिए। पहले मैं कहूंगा नवीन कुमार जब खेलते थे बहुत अच्छा खिलाड़ी था, सिंसियर शांत खिलाड़ी था। पहली बार प्रो कबड्डी में आया है एज अ कोच। शायद जहां तक कि मेरी जानकारी है सर्विसेज में थे, लेकिन सर्विसेज के बाहर उनको बहुत बड़ी कोचिंग की जिम्मेदारी नहीं मिली थी, या कोई स्टेट की टीम के या सर्विसेज के। तो एक गैप के एक अंतराल के बाद वो आए हैं, लेकिन जिस तरह से टीम चुनी है तो मुझे लग रहा है कि उनका वो जो टच है, वो जो सेंस है खेल के बारे में, वो अभी भी बरकरार है। उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई है। सबसे बड़ा नीतीश कुमार राइट कॉर्नर पे होगा, मयूर कदम है जो काफी एक्सपीरियंस्ड है, राइट कवर खेलेगा, आशीष मलिक है लेफ्ट कॉर्नर के लिए, और प्रतीक है लेफ्ट कवर के लिए। तो ये एक मतलब सेटल्ड कवर या डिफेंस मुझे लग रहा है। जो लीड निकाल के देंगे रेडर्स, वो लीड ये बरकरार रखने पे शायद कामयाब होंगे। लेफ्ट कवर थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है लेफ्ट साइड का, लेकिन फिर भी वो नीतीश कुमार इतना सुलझा हुआ प्लेयर है कि वो मैनेज कर लेगा। रेडर्स तगड़ा है ही, देवांग है, उसको साथ विश्वास सपोर्ट करेगा उसको, और एक्सपीरियंस जांगकुन ली है जो प्रो कबड्डी पे काफी टाइम बंगाल वॉरियर्स का एक ब्रांड बन गया था, वो अभी वापस है। तो वो अच्छी तरह से मुझे लगता है कि जुल मिल जाएंगे, और नए रेडर्स एक दो तो डेफिनेटली होंगे जो अपने पिटारे से में निकालेंगे नवीन कुमार। ये थी बात बंगाल वॉरियर्स की। आगे बढ़ते हैं शो में और अब बात करते हैं सीजन 8 के चैंपियन दबंग दिल्ली की। जी हाँ, इस सीजन को जब दबंग दिल्ली ने जीता था, वो सीजन उसे कौन भूल सकता है, क्योंकि एक बार फिर प्रो कबड्डी के स्टेज पर एक नया सुपरस्टार शक्ल ले रहा था, नवीन कुमार, या जैसे कि हम सब उन्हें जानते हैं या उनके बारे में कहते हैं, नवीन एक्सप्रेस। हर मैच में दिल्ली के लिए जीत की गारंटी था नवीन, जिसने कमाल का सीजन दिया हमें, हम भूल नहीं सकते। और करीब करीब हर मैच में सुपर 10 नवीन के नाम होता था। सीधा सवाल आपसे राजू सर, नवीन की कामयाबी का राज क्या समझते हैं आप? एक तो नया प्लेयर था, उसके रेडिंग की स्टाइल, उसका स्पीड, ये डिफेंडर्स को पता नहीं था बाकी अपोजिट टीम्स के। जो स्पीड से वो फुटवर्क कर रहा था तो अंदाजा नहीं आ रहा था कि वो कहां पे अटैक करने वाला है। तीसरी बात, उसका एस्केप रूट भी बहुत अच्छा था। वो राइट रेडर है, मतलब लेफ्ट कवर को बिना चांस दे हुए वहां पे लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर के बीच में फुटवर्क करके एक अंदाजा लेके कि मेरे हैंड टच को मिलेगा कि नहीं राइट कॉर्नर, और फिर ऐसी मोमेंट पे राइट कॉर्नर पे टच करके लॉबी का इस्तेमाल करके वो स्पीड से जाता था, लेफ्ट कवर को चांस ही नहीं मिलता था। तो मुझे लगता है कि उसका पहली बार प्रो कबड्डी में खेलना, उसका स्पीड और ये जो पर्टिकुलर स्किल है उसका एस्केप का लॉबी से, वो उसको कामयाब करके गया। गौतमी, दिल्ली के प्रो कबड्डी में अभी तक के सफर के बारे में क्या कहेंगे आप, खास तौर
पिछले सीजन में उनके परफॉर्मेंस पर? अभी तक का दिल्ली का सफर देखे तो बहुत रोचक रहा है। पहले पास्ट सीजन तो वो प्लेऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर सीजन 6 में एलिमिनेटर तक आए, सीजन 7 में रनर्स अप बने और फिर सीजन 8 में जाके चैंपियंस बने। लेकिन उसके बाद में सीजन 9 और 10 में भी ऐसे नहीं कि उनका परफॉर्मेंस एकदम डाउन हुआ, एलिमिनेटर तक तो खेले। सीजन 11 की बात करें तो सेमीज तक पहुंचे और एक तगड़ी टीम पटना पायरेट्स के साथ उनको हारना पड़ा। आशु मलिक नवेक्स में जब डाउन हुआ तो आशु मलिक एक ऐसा नाम था जिसने सीजन 11 में दिल्ली को सेमीज तक पहुंचाने का कमाल किया, लेकिन डिफेंस का साथ नहीं मिला। अयान भांग जैसे तगड़े रेडर्स के साथ थे और सेमी में दिल्ली को मात दी गई। ये था अब तक के सफर का गौतमी की तरफ से कहना। और राहुल सर, अगर दिल्ली की बात करें सीजन 12, आपकी सबसे पहले प्रेडिक्शन, एक नॉर्मल प्रेडिक्शन की इस सीजन किस तरीके से परफॉर्म करेगी दिल्ली, और अगर आप हमें आपके हिसाब से उनकी क्या स्टार्टिंग 7 होगी वो भी बता सके तो। सिद्धार्थ, मेरे हिसाब से इस टीम का एक यूएसपी है, वो है उनका कोच। जोगिंदर इतना श्रूड और इतना, मैं उसको ऐसा स्ट्रीट स्मार्ट बोलूंगा कि उसके पास सभी पैतरे हैं कि कौन सी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कौन से खिलाड़ी को वो निकाल सकता है। बहुत ही श्रूड है, स्मार्ट है, टैक्टिक्स कभी भी चेंज कर सकता है और प्लेयर के ऊपर अच्छा कंट्रोल है। तो वो एक उनकी मतलब एडवांटेज का सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं ये मानूंगा। अब तक का जो भी उनका सक्सेस है उसमें जोगिंदर का काफी बड़ा हाथ है। ऑफ कोर्स जब वो चैंपियन बने थे तब दूसरे कोच थे, कृष्ण हुडा थे, लेकिन उसके बाद जो कमान संभाली है बहुत काबिलियत से संभाली है और टीम भी अच्छी इस बार चुनी है उन्होंने। लेफ्ट कवर पे उनका चॉइस है अकरम शेख, जो महाराष्ट्र का है और काफी एक्सपीरियंस्ड है। लेफ्ट कॉर्नर पे है वन एंड ओनली फजल अतराचली, राइट कवर पे है सुरजीत सिंह। अब ये कॉम्बिनेशन देखो, राइट कवर और लेफ्ट कॉर्नर दोनों, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ, बट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ देयर फाइनल, मतलब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई उनके ऊपर विश्वास दिखा रहा है। अच्छी बात है, उनके एक्सपीरियंस का फायदा होगा। लेकिन लास्ट सीजन में फजल वो नहीं दिखा पाए, ना ही सुरजीत दिखा पाए। तो अब दोनों मिलके अगर कुछ कमाल दिखाए राइट के रेडर्स को। राइट कॉर्नर की बात आती है तो सौरभ नंदियाल है। सौरभ नंदियाल एक मतलब सुलझा हुआ राइट कॉर्नर है, एंकल अच्छे करता है, डाइव्स अच्छी है। मेन उनका प्लस पॉइंट होगा आशु मलिक, अजिंक्य पवार, नीरज नरवाल, ये जो रेडर्स है, ये अगर एक अच्छा लीड शुरू में निकाल के देते हैं तो ये डिफेंस वो टिका पाएगी अपने पास और थ्रू कर देगी टीम। दबंग दिल्ली, ऑल द बेस्ट। अब बारी है सीजन 10 के चैंपियन की, पुनेरी पल्टन की। जी हाँ, हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ एक लो स्कोरिंग फाइनल में 28-25 से पुनेरी पल्टन ने अपना टाइटल जीता। पंकज मोहिते के 9 रेड पॉइंट्स को हम नहीं भूल सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं पुनेरी पल्टन की, सबसे बड़ी बात थी असलम इनामदार की कप्तानी, इंटेलिजेंट एम्प्टी रेड्स। जी हाँ, एम्प्टी रेड्स को किस तरीके से एक विनिंग कॉज में इस्तेमाल करते हैं, ये हम सभी को असलम इनामदार ने बताया। राहुल सर, इसी विषय पर हम शुरुआत करते हैं। पुनेरी पल्टन पर चर्चा की, असलम के स्ट्रैटेजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सिद्धार्थ, मैं असलम के 2 पहलू यहाँ देख रहा हूँ। एक तो वो खुद रेडिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लगातार कंसिस्टेंटली हर एक टीम के अगेंस्ट पॉइंट स्कोर कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि पंकज मोहिते कॉन्फिडेंस के साथ और 10 रेड में 9 पॉइंट स्कोर किए, इसका मतलब है वो सक्सेसफुल हो रहा है। उसने खुद को रोका, ऐसा नहीं किया कि वो पॉइंट स्कोर कर रहा है मैं जाऊं और मैं करूं, मैं तो अभी तक का, और वो एमवीपी निकला उस सीजन का, फिर भी उसने खुद को रोका दूसरे प्लेयर को। तो ये क्वालिटी उसकी कैप्टेंसी कितनी अच्छी दिखाती है कि मुझे मेरी टीम को जिताना है, मैं 2 कदम पीछे आऊंगा। तो
ये बहुत ही बड़ा गुण होता है किसी भी प्लेयर का। एक तो कैप्टेंसी की जिम्मेदारी लेके खुद अगर अच्छे फॉर्म में खेल रहा है तो खुद को रोक के दूसरे को आगे करना, जो सक्सेसफुल हो रहा है। फाइनल तक अगर आप देखोगे तो असलम के काफी सारे सुपर 10, लेकिन फाइनल में आके उसने खुद को रोका, मेक श्योर किया कि मैं गलत टाइम पे पॉइंट नहीं जाने दूंगा, खुद गया, एम्प्टी रेड करके आया। तो ये बहुत अच्छा है एक कैप्टन के लिए। एज ए प्लेयर के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चल रहा है उसको चलाओ, उसको सपोर्ट करो, उसके साथ कंपटीशन करने मत जाओ कि मैं भी निकालूंगा पॉइंट, वो भी निकाल रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट करते जाओ। ये उसने बखूबी किया, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। बिल्कुल काबिले तारीफ है गौतमी। असलम इनामदार की बात ना हो जब पुनेरी पल्टन के बारे में बात हो, ये मुमकिन नहीं है। मगर हम भूल नहीं सकते परफॉर्मेंस पंकज मोहिते की। 10 रेड में 9 पॉइंट। एक अहम साझेदारी नजर आई असलम और पंकज के बीच, जहां असलम के एंटी रेड्स थे, दूसरी ओर पंकज मोहिते, कमाल का परफॉर्मेंस था उनका। इस सीजन मैं पंकज के खेल पर आपकी राय लेना चाहूँगा। किस तरीके से देखते हैं आप उनके सीजन को? जो आज तक खेलने आया है पंकज, वो भी खुल के खेला है, लेकिन इस सीजन पुनेरी पल्टन की ताकत भी उनकी रेडिंग होगी। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट मैच से और फर्स्ट रेड से अगर अटैकिंग मोड में खेले पंकज, तो वो उसके लिए भी फायदेमंद होगा और उससे कुछ डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर वो आउट होकर बाहर भी जाता है तो उसको रिवाइव करने के लिए एकदम मजबूत रेडिंग यूनिट उनके पास है। तो मुझे लगता है कि इस साल पंकज और भी खुल के खेलेगा और निखर के खेल सकता है। राहुल सर, पुणे के कोच से आपकी क्या उम्मीदें है इस सीजन के लिए? कल हमने बात की थी कि अच्छा प्लेयर, अच्छा कोच साबित होने के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अजय पहली बार एक चीफ कोच बन के आया है, तो वो प्लेयर्स के साथ कैसे एक तो घुल मिल जाता है और उनसे बेस्ट निकालने की कोशिश करता है। दूसरी बात, सभी बड़े प्लेयर्स हैं, अगर आप देखोगे तो सचिन है, पंकज मोहिते है, असलम है, तो ये रेडर्स को कैसे वो टिप्स दे कि जो वो उनकी टिप्स लेके कन्वर्ट करे पॉइंट स्कोर करने में। दूसरी बात यह है कि मैं काफी क्लोज से जानता हूं, क्योंकि अजय मेरे अंडर खेल चुका है, मैं उसका काफी टाइम के लिए कोचिंग किया था। वो इंडिविजुअल प्लेयर था, मतलब वो ज्यादा टीम में स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व नहीं होता था कि आप ये करेंगे, वो उसको छोड़ो, वो अपना खेल करेगा। तो ये एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है, यहाँ पर उसको खुद स्ट्रेटेजी या टैक्टिक्स बनाने पड़ेंगे और इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंजिंग होगा उसको, लेकिन ये भी कॉन्फिडेंस है कि उसके प्लेयर उसको नाराज नहीं करेंगे, वो कोच को ट्रॉफी दे के ही रहेंगे इस बार। एक आखिरी सवाल पुनेरी पल्टन को लेकर गौतमी, आपके लिए इस सीजन के टीम को कैसे देखते हैं आप, और आइडियल स्टार्टिंग 7 पुनेरी पल्टन का आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? इस सीजन तो पुनेरी पल्टन की खासियत है उनकी रेडिंग साइड। उनके पास असलम फिट होके आए हैं, पंकज तो है ही, फिर सचिन तंवर है, फिर आदित्य शिंदे भी अच्छे फॉर्म में है, मोहित भी सीजन के शुरू होने के बाद कुछ दिन के बाद फिट होके मैट पे हमें दिखेंगे। और एडिशन अगर सचिन तंवर का हुआ है, इसका मतलब टीम ने पूरे दिमाग से रेडिंग साइड पे ज़्यादा फोकस है, ये नज़र आता है। और अगर हम 7 की बात करें तो खत्री और मोहम्मद अमान 2 कॉर्नर्स पे रहेंगे, फिर अभिनेश गुरदीप 2 कवर डिफेंडर्स होंगे, फिर सचिन है, पंकज है और असलम शुरू कर सकते हैं। तो ये 3 रेडर्स, एक बहुत ही बढ़िया उम्दा डिफेंस और उतनी ही तगड़ी रेडिंग यूनिट और उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ खिलाड़ी रह चुके हैं जो अजय ठाकुर, वो कोच। एक अच्छी मजबूत टीम पुनेरी पल्टन की इस बार सामने आई है। सिर्फ क्या स्ट्रैटेजीज लेके आते हैं और वो स्ट्रैटेजीज मैट पे कैसे वो अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम पुनेरी पल्टन की इस बार दिखेगी।
ये थी हमारे दोनों ही कमाल के एक्सपर्ट्स की कमाल की समीक्षा इन 3 टीमों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, कोई शो हमारा कंप्लीट नहीं होता जब तक राजू सर हमें कबड्डी के माजी से कोई कमाल का किस्सा नहीं सुनाते। तो राजू सर, आज कबड्डी से जुड़े कौन सा अनुभव साझा करना चाहेंगे आप हमारे साथ? 1990 एशियन गेम्स, पहली बार कबड्डी एशियन गेम्स मेडल स्पोर्ट करके उभरा, मतलब इंक्लूड किया गया, और हमने जैसे ही एक्सपेक्टेड था गोल्ड मेडल जीत लिया आसानी से। लेकिन इतना दुख हो रहा था या इतना गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि इतने तगड़े बाकी खिलाड़ी थे दूसरे गेम्स के। हॉकी की टीम बहुत बढ़िया थी, परगट और धनराज जैसे प्लेयर खेल रहे थे जी। एथलेटिक्स में पीटी उषा और वो क्वाड्रेट था उनका, वो लोग थे। स्विमिंग में खजान सिंह था, बॉक्सिंग में थे, लेकिन कहीं भी इंडिया को गोल्ड मेडल नहीं मिला था। तो एक ही गोल्ड जो इंडिया को मिला, एक ही बार तिरंगा फहराया एशियन गेम्स विलेज में, वो कबड्डी की वजह से। तो ये अभिमान भी बहुत था, लेकिन कहीं एक दुख भी था कि सिर्फ एक गोल्ड पे इंडिया उस 1990 एशियन गेम्स में रही थी। तो वो वाकया कभी नहीं भूल सकते। पूरी टीमें सभी साथ में आई थी, खुद परगट सिंह, धनराज, सभी बॉक्सर्स, एथलीट्स, स्विमर्स, सभी उस फाइनल में थे। सब खड़े हो गए थे जब तिरंगा फहराया था। वो ना भूलने वाली बात है। कमाल का किस्सा था। शुक्रिया हमारे साथ उसे शेयर करने के लिए राजू सर। और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, 1990 में एक गोल्ड मेडल, और पिछले साल 2024 के एशियन गेम्स में भारत ने एज अ नेशन पहली बार 100 मेडल से ज़्यादा जीते। तो ये अपने आप में एक सफ़र जो रहा है भारत का एज अ स्पोर्टिंग नेशन दर्शाता है। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आप सभी से इसी प्लेटफॉर्म पर। आप कबड्डी से जुड़े सवाल हमारे लिए भेज सकते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट राजू सर और गौतमी जी लेंगे आपके सवाल। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जाने से पहले हर रोज़ की तरह हम आपको छोड़ जाते हैं दिल को छूती कबड्डी की कुछ तस्वीरों के साथ। जल्द मिलेंगे आपसे। अलविदा, अपना ख्याल रखिएगा।